हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कुछ सॉल्यूशंस जो कि होने वाला है हमारा हिस्ट्री का। अगर आप फर्स्ट ईयर की सेकंड सेमेस्टर में हो, आपके पास हिस्ट्री है 300 बीसी, तो कल आपका पेपर है। जिस वजह से मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा दीजिए, तो मैं लेकर आ चुकी हूँ। चलिए आप फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। गुप्ता काल को स्वर्ण युग क्यों माना जाता है? ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने जो कवर किए हैं इसके अंदर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर साल रिपीट होते हैं। उन्हीं क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है और उसका पूरा फुल डिटेल में आंसर मैंने यहाँ टाइप किया है। तो आप इनको ध्यान से देखिए, और इस तरीके से इस फॉर्मेट में अगर आप आंसर लिखेंगे तो बेशक सी बात है 99.9% आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहला, जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, गुप्ता काल को स्वर्ण युग क्यों माना जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है? तो पहले तो आपको कुछ लाइंस आगे लिखनी है इसके बारे में। जैसे गुप्ता काल को स्वर्ण युग माना जाता है क्योंकि इस काल में भारत में विज्ञान, कला और साहित्य और सांस्कृतिक का आधारभूत विकास हुआ। इस काल की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। ऐसे करके आपको पॉइंटर्स में अपना आंसर लिखना है। इससे आप क्या है, ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? राजनीतिक स्थिरता। इस काल के टाइम राजनीतिक स्थिरता थी और शांति थी। अब आगे डिटेल में आप पढ़ लेना, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। कल पेपर है इसलिए मैं बहुत शॉर्ट तरीके से बना रही हूँ, बाकी आप इसमें पढ़ लेना। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक समृद्धि। इस काल के टाइम में क्या है, आर्थिक समृद्धि हुई थी, इसलिए इसको स्वर्ण युग माना गया। साहित्य और शिक्षा का विकास काफी हुआ था इस टाइम। कला और साहित्य भी बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर चल रहा था इस टाइम, मतलब काफी इसमें डेवलपमेंट हुआ था। धार्मिक सहिष्णुता भी इसमें देखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वैज्ञानिक उन्नति। इन सभी के कारण क्या है, जो हमारे गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा गया। बाकी डिटेल में आप इसको पढ़ लेना, मैंने टाइप कर रखा है। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइसेस, मैं दोपहर में इस टाइम वीडियो शूट कर रही हूँ इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? त्रिपक्षीय यानी त्रिकोणीय संघर्ष कन्नौज के लिए। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है और काफी बच्चों को ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आता है। और ये क्वेश्चन बहुत इजी, जिस तरीके से मैंने इसको प्रेजेंट कर रखा है आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष था क्या? कन्नौज के लिए भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है ये संघर्ष तीन राजवंशों के बीच हुआ था। जो पहला है प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। इन तीनों के बीच में एक युद्ध हुआ था। किसको लेकर? कन्नौज शहर को लेकर। कन्नौज अभी उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, अभी है, जो भी हमारे यूपी है उसके अंदर ये कन्नौज आता है, जिसकी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्ता थी उस टाइम बहुत ज्यादा। इस संघर्ष की प्रमुख विशेषता और घटनाएं निम्नलिखित हैं। और जिस संघर्ष का बहुत ज्यादा क्या हुआ, घटनाएं हुई हैं और क्या क्या संघर्ष हुए हैं, आपको इस तरीके से डिटेल में इसका आंसर लिखना है। इसमें पहला पॉइंट क्या है? पृष्ठभूमि। आपको पहले बताना है कि था क्या ये। तो जैसे मैंने ऊपर समराइज किया था, नीचे भी थोड़ा समराइज करना है आपको। कन्नौज जो आधुनिक उत्तर प्रदेश में अभी स्थित है, गंगा यमुना दो आप क्षेत्र में स्थित होने कारण एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र था। इसकी सामरिक स्थिति ने इसे उत्तर भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण बना दिया। तो आपने समझ ही गए होंगे कि कन्नौज क्या था, दो आपका क्षेत्र था, और दो आपका क्षेत्र हमारे आर्थिक दृष्टि से और व्यापारिक और बहुत दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए कन्नौज पर राज करने के लिए तीन राजवंश कह सकते हो या फिर तीन ग्रुपों ने क्या है, संघर्ष किया था। वही कन्नौज का ही है। तो पहला राजवंश कौन सा है? प्रतिहार है। नेक्स्ट वंश कौन सा है? पाल वंश है। और थर्ड है हमारा राष्ट्रकूट। ये तीनों वंश ने क्या किया था? आपस में संघर्ष किया था। अब प्रमुख संघर्ष कब हुआ था, चलिए एक बार ये पढ़ लेते हैं। बाकी तीनों वंशों के बारे में डिटेल में लिखा है, आप पढ़ लेना। ये संघर्ष मुख्यतः 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच चला। धर्मपाल ने एक बार कन्नौज पर अधिकार कर लिया। प्रतिहार राजा ने फिर नागभट्ट ने द्वित्व को हरा दिया। इसके बाद क्या हुआ? राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने प्रतिहारों और पालों दोनों को हरा दिया और कन्नौज पे क्या कर लिया? अधिकार। इस तरह इनके बीच में लगातार संघर्ष चलता रहा, जिसमें विभिन्न राजवंशों ने कन्नौज पर अपना दावा किया। नेक्स्ट है, लास्ट में क्या होता है? प्रतिहारों की विजय जाती। अंततः प्रतिहार वंश के मिहिर भोज और उसके उत्तराधिकारियों ने कन्नौज पर अपनी स्थायी पकड़ बना ली। प्रतिहारों की सैन्य शक्ति और राजनीतिक कौशल ने उन्हें इस संघर्ष में विजय बनाया। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका प्रभाव क्या हो, जो ये युद्ध हुआ इसका क्या प्रभाव हुआ है? इस त्रिपक्षीय संघर्ष ने उत्तर भारत की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया है। कैसे? जैसे कि इससे उत्तर भारत में राजनीतिक अस्थिरता बनी रही
और छोटे छोटे साम्राज्य उभरते रहे और गिरते रहे। इस संघर्ष के दौरान सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों पर भी प्रभाव पड़ा, परंतु अंततः प्रतिहारों के शासन ने कन्नौज को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र बना दिया। इस प्रकार क्या कर सकते हैं, अपने आंसर की एंडिंग कर सकते हैं। इस प्रकार कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा, जिससे मध्यकालीन उत्तर भारत की राजनीतिक संरचना और क्षेत्रीय शक्ति का संतुलन का गहरा प्रभाव पड़ा। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चोल का शासन। चोल का शासन या प्रशासन, ये भी क्वेश्चन काफी आता है, तो चलिए अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। चोल साम्राज्य दक्षिण, जैसे कि आपको पता है, ये दक्षिणी क्षेत्र का, जो दक्षिण भारत का क्या था, एक महत्वपूर्ण प्रशासन था। इसमें क्या है, चोल साम्राज्य दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था, जिसने तमिलनाडु और इसके आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया। चोल साम्राज्य का उत्कर्ष 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच हुआ। इस साम्राज्य की प्रमुख विशेषता और योगदान निम्नलिखित है, और इस टाइप में करके अपना आंसर करना। क्या है, इतिहास और स्थापना। आपको बताना है कि चोल साम्राज्य का इतिहास क्या था, उसकी स्थापना कैसे हुई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उत्कर्ष काल। ये उत्कर्ष में किस चरम सीमा पे कब आया। नेक्स्ट है राजा चोल प्रथम। अब इसके अंदर बहुत सारे महत्वाकांक्षी राज्य हैं, उसके बारे में कुछ 2-3 राज्यों की डिटेल बता देना, जैसे राजा चोल प्रथम और राजेंद्र चोल प्रथम। अब सैन्य शक्ति और सेना, इन दोनों राज्यों के बारे में बताने के बाद अब उसकी सैन्य शक्ति बता देना, इसकी चोल शासन क्या सैन्य शक्ति थी, जैसे मैं लिख भी रखा है, आप इसी को पढ़ के बता देना। प्रशासनिक सुधार, उस टाइम कौन कौन से प्रशासनिक सुधार हुए, और कला और स्थापत्य का कैसा उस टाइम स्वरूप था। धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान क्या क्या थे उस टाइम। विदेशी संबंध कैसा था चोल साम्राज्य का बाकी जगह से। और मूल्यांकन और पतन, इसके पतन के मेन क्या कारण थे जिसकी वजह से इसका पतन हो गया। चलिए मैं इसको पढ़ देती हूँ। चोल साम्राज्य का पतन 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ। पांड्य और होयसल राजवंशों ने चोल साम्राज्य को कमजोर किया। अंततः 1279 में पांड्य राजा सुंदर पांड्य ने चोल साम्राज्य पर पूर्ण विजय प्राप्त की। यही था क्या इसके पतन का कारण, और इसका मूल्यांकन इसी तरीके से आप बता सकते हो पेपर के अंदर। चोल साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसके शासकों ने प्रशासन, सैन्य शक्ति, कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में महान योगदान दिया है, जिसने दक्षिण भारत के इतिहास को गहराई से प्रभावित किया है। अब नेक्स्ट, जैसे कि कुछ कुछ जब हम शासन प्रशासन की बात करें तो सारे क्वेश्चन में सेम ही पॉइंट आता है, बस इसके अंदर का जो मैटर है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो आप जो जो आपके सिलेबस में दे रखा है शासन वगैरह, तो पॉइंट्स तो आप सारे यही टू द पॉइंट कॉपी कर लेना, बट इसके अंदर का जो मैटर है, जो अंदर का जो मेन डिटेलिंग है, आपको उस राजवंश के अकॉर्डिंग करनी है। तो इससे क्या है, आप फुल मार्क्स ले सकते हो अपने टीचर से, और टीचर के ऊपर इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पल्लवों के मंदिर तथा कला की शैली। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, और हमारे जो डीयू की मैम है उन्होंने भी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए वो भी ये वाले हैं, तो मैंने उन्हीं क्वेश्चन को अभी लिया है। और अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट डाउन करिए, और इंशाल्लाह मैं जल्दी इसकी वीडियो बना लूंगी बाकियों की भी। तो इसके अंदर पहले आपको इसकी थोड़ी सी समरी देनी है। नेक्स्ट क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन क्या पूछा है, मंदिर और कला की शैली, तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपना आंसर लिखेंगे। जैसे क्या है, पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, प्रारंभिक गुफा मंदिर। उस टाइम क्या होता था कि शुरू शुरू में जो मंदिर हुआ था कैसा था, वो गुफा की तरह था मंदिर। उसके बाद क्या हुआ, रथ मंदिर बन गए, मतलब रथ के शेप का मंदिर। जी हाँ, ये हमारे साउथ इंडिया के अंदर देखा गया है। थर्ड पॉइंट क्या है, मोनोलिथिक रॉक कट मंदिर, मतलब पहाड़ को काट कर उस टाइम मंदिर बनाने लगे। फिर इसका क्या है, ढांचे वाले मंदिर। अब उसके ढांचों का इस्तेमाल करने लगे, देखिए कैसे कैसे आगे तब्दीली आ रही है। फिर शिखर और गोपुरम। उसके बाद क्या है, मूर्तिकला की बात आ जाएगी, चित्रकला की बात आ जाएगी, फिर विशिष्टता क्या है इसके अंदर ये आ जाएगा। बस एट द एंड आप क्या कर लेंगे, समराइज करेंगे। तो कैसे समराइज करेंगे, विशेषता पढ़ लेती हूँ मैं। पल्लव स्थापत्य कला की विशेषता यह है कि उन्होंने पत्थरों को काटकर और जोड़कर दोनों ही प्रकार से मंदिर बनाए। उनकी कला में प्रयोगशीलता और नवीनता देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पल्लव मंदिर की स्थापत्य शैली के बाद के द्रविड़ शैली के मंदिरों की नींव बनी। इनका प्रभाव चोल, पांड्य और अन्य दक्षिण भारतीय राजवंशों की स्थापत्य कला पर पड़ा। और लास्ट में आप क्या इसको समराइज करके आंसर कंप्लीट कर सकते हो। पल्लवों के मंदिर और कला शैली ने भारतीय स्थापत्य और मूर्ति कला को एक नई दिशा दी है, और दक्षिण भारतीय वास्तुकला की नींव रखी है। उनका योगदान आज भी
महाबलीपुरम और कांचीपुरम जैसे स्थानों में देखा जा सकता है, या आप अभी भी देख सकते हैं, जो भारतीय सांस्कृतिक का धरोहर है, हिस्सा बन चुकी है आज के टाइम में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए ये 4 क्वेश्चन ही थे इंपॉर्टेंट, आप इसको करके इंशाल्लाह कल पेपर दे के आइए। कुछ कुछ क्वेश्चन या फिर सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन भी ये वाले आते हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि हमारे डीओ की मैम ने हमें सेंड किया था। ओके, चलो मैं वीडियो को बंद कर देती हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रही है तो आप थोड़ी स्पीड को स्लो करके देख लेना, क्योंकि कल पेपर है, इसलिए मैं जल्दी में भी ये वीडियो बना दी।